प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों तक पढ़ने जा रहे हैं। और आप लोगों को विदित है कि भर्तियां भी जल्दी से जल्दी आने वाली हैं। भर्तियों का पिटारा होने वाला है। और भर्तियां जब आती हैं तब हम तैयारी प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम तैयारी को सुचारू रूप से जारी कर लें। चलिए दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रश्नों तक पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को थोड़ा और अधिक मजबूत बनाते हैं। उसने नहीं कहा था, कहानी के लेखक का नाम बताइए। दोस्तों, आपने उसने कहा था कहानी को पढ़ा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी की फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित कहानी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। लेकिन एक उसने नहीं कहा था नाम की भी कहानी लिखी गई, और उसके लेखक कौन थे? भाई, चलते चलते ये पूछ लिया जाए उसने नहीं कहा था कहानी के लेखक कौन है, तब हम कंफ्यूज में आ जाएंगे कि यार हमने तो उसने कहा था ही पढ़ी थी, उसने नहीं कहा था कि रचना किसने कर। तो ये शैलेश मटियानी ने ये कहानी लिखी है। उसने नहीं कहा था। उसने नहीं कहा था कहानी लिखने वाले कौन है? शैलेश मटियानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत किसने की? तो हिंदी साहित्य में नुक्कड़ नाटक यानी गली मोहल्लों में जो नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जाता है, ऐसे नाटकों के लेखन की शुरुआत किसने की थी? कई साथियों को ये समझ में नहीं आएगा कि नुक्कड़ नाटक कहते किसे, यानी ऐसे नाटक जिनका गली मोहल्ले चौराहों पर मंचन किया जा सकता है, ऐसे नाटकों को नुक्कड़ नाटक की श्रृंखला में माना जाता है। तो ये की थी सुदर्शन मजीठिया ने नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे की संपूर्ण कविताओं के संकलन का क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे की संपूर्ण कविताओं के संकलन का क्या नाम रखा गया है? तो वो नाम रखा गया सदा नीरा। यानी अगेत जी की संपूर्ण कविताओं के संकलन का नाम हमसे पूछा जाए तो उसका उत्तर क्या होगा? सदा नीरा होगा। हमें उत्तर याद रखना है, क्या होगा? सदा नीरा। चलिए नेक्स्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना प्रारंभ करते हैं तभी इस चीज का जिक्र होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा? पुरानी हिंदी पुरानी हिंदी को उन्होंने प्राकृताभाष कहा। प्राकृताभाष यानी एक प्रश्न हमारे सामने पूछा जाता है कि हिंदी का उद्भव कैसे हुआ। तो शुरुआत हम जाते हैं वैदिक संस्कृत से। वैदिक संस्कृत से फिर हम आते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से यानी पाली की तरफ, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। इस तरह से हमारे हिंदी का जो उद्भव है वो हमें देखने को मिलता है। चलिए, मिस्र बंधुओं के नाम बताइए। ये मिस्र बंधु नाम हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन ये तीन भाई थे और इनके नाम क्या क्या थे? तो ये पढ़ते हैं, देखिए। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीन भाई थे और इन्होंने तीनों ने मिलकर मिस्र बंधु विनोद की रचना की थी। एक का नाम था श्याम बिहारी मिश्र, दूसरे का नाम था गणेश बिहारी मिश्र और तीसरे का नाम था सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है जी। और इन्हीं का तीनों का सम्मिलित नाम ही मिस्र बंधु कहलाता है। रहस्यवाद कविता के कवि का नाम बताइए। यानी रहस्यवाद नाम से एक कविता लिखी गई थी और उसके कवि कौन थे? हिंदी की कौन सी काव्य धारा में रहस्यवादी भावना देखने को मिलती है? ये तो आपने पढ़ा ही है, देखा ही है। तो छायावादी काव्य धारा में रहस्यवादी भावना मिलती है। और रहस्यवाद नाम की कविता लिखी और उस कवि का नाम बताइए। उस कवि का नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे। आगे ने रहस्यवाद नाम की कविता की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज और औदात्य का कवि किसने कहा? औज और जोश का कवि किसने कहा? औज और उदात्तता, विनम्रता, शालीनता, औदात्य आपने पढ़ा है? जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं उनके सामने औदात्य सिद्धांत आया था और इसके संबंध में वीडियो चैनल पर है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज और औदात्य का कवि किसने कहा? तो ये कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ओज और औदात्य का कवि कहा था। ठीक है जी। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में संस्मरण विधा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो संस्मरण जो विधा है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, प्रवर्तन करने वाले कौन माने जाते हैं हिंदी साहित्य में? यानी संस्मरण ऐसी विधा जो स्मृति के आधार पर लिखी जाती है, यादों के आधार पर लिखी जाती है, उसको संस्मरण कहते हैं एक तरह से साधारण भाषा में। तो पंडित पदम सिंह शर्मा को माना जाता है संस्मरण विधा के प्रवर्तक के रूप में। अगर गणना की जाए तो पंडित पदम सिंह शर्मा का नाम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कहानी की भूमिका रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नई कहानी की भूमिका रचना के रचनाकार कौन थे? कौन थे जी नई कहानी की भूमिका रचना के रचनाकार? तो ये रचनाकार थे कमलेश्वर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद का प्रेमचंद किस आंचलिक साहित्यकार को कहा गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न। आजादी के बाद का प्रेमचंद किस आंचलिक साहित्यकार को कहा गया है? आजादी के बाद का प्रेमचंद किसको कहा गया है? और उस साहित्यकार की विशेषता है कि वो आंचलिक साहित्यकार है, यानी अंचल विशेष के बारे में लिखने वाले साहित्यकार हैं। तो वो कौन से साहित्यकार है? फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु को कहा गया था आजादी के बाद का प्रेमचंद। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैरापा की रचना दोहा कोश का संपादन किसने किया था? यानी सैरापा की रचनाओं का संकलन करके और उनको एक जगह व्यवस्थित करके और उनका संपादन करने का काम किसने किया था? और उसका नाम रखा था दोहा कोश। दोहा कोश नाम सैरापा ने नहीं रखा था, संपादन करने वाले ने रखा था। उसका नाम रखा दोहा कोश और ये थे राहुल शांकरत्यायन। राहुल शांकरत्यायन ने सैरापा की रचनाओं का संकलन किया, फिर उसका संपादन किया और उसका नाम रखा दोहा कोश। ठीक है। जैन चरित काव्य मुख्य रूप से किस छंद में लिखे गए? यानी जैन चरित काव्य है वो मुख्य रूप से कौन से छंद में लिखे गए? यानी उनके लिए प्रमुख रूप से छंद कौन सा काम में लिया गया? दोहा चौपाई छंद में। दोहा और चौपाई छंद में। रामचरितमानस की रचना भी दोहा चौपाई छंद में है और पद्मावती की रचना भी क्या है? दोहा चौपाई छंद में है। सैरपा की रचनाएं भी क्या है? सैरपा के समय भी दोहा चौपाई दोहा छंद देखने को मिलता है। तो ये है दोहा चौपाई, एक तरह से कह सकते हैं प्राचीनतम छंद है। चलिए, अपभ्रंश भाषा का व्यास किसको कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का व्यास, पुष्प दंत को अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का व्यास पूछा जाए हमसे तो उसका उत्तर है पुष्प दंत को अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आदिकाल के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन किया गया है? 12 मासा वर्णन, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है। तो 12 महीनों का वर्णन, और वो भी पद्य के माध्यम से क्रम से एक एक महीने का लगातार जिक्र करते हुए उसकी प्राकृतिक सुंदरता, उसका जो वातावरण है सर्दी का गर्मी का, और उसका चित्रण करते हुए वर्णन किया जाए तो वो कौन से ग्रंथ में सबसे पहले देखने को मिलता है? तो ये मिलता है बिसलदेव रासो में। बिसलदेव रासो में सबसे पहले 12 मासा वर्णन देखने को
मिलता है। नेक्स्ट, कुमारपाल प्रतिबोध की रचना किसने की? कुमारपाल प्रतिबोध की रचना किसने की थी? सोमप्रभ सूरि ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की थी। इन्होंने सोमप्रभ सूरि ने। अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य का वर्णन किसने किया? अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य का वर्णन किसने किया था? तो ये करने वाले थे पुष्यपतंत्र। अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य का वर्णन करने वाले कौन थे? पुष्यपतंत्र। चलिए नेक्स्ट, प्रेम सागर की रचना किसने की? प्रेम सागर, प्रेम सागर की रचना करने वाले कौन थे? तो ये थे लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों, कुछ मेरे हिंदी साहित्य के साथी जो पढ़ने वाले हैं वो हिंदी को बहुत सरल विषय मानते हैं कि हिंदी एक ऐसा विषय है जो बहुत सरल है, और हर पढ़ने वाला क्या मानता है, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता है कि मेरे से बड़ा हिंदी का कोई विशेषज्ञ है ही नहीं। जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी का जो साहित्य है वो अपार है, अनंत है, और उसको हम जितना पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा याद होगा। और हम अपने आप को पढ़ते समय कभी सर्वज्ञानी समझने की भूल न करें, नहीं तो परीक्षा पास करना मुश्किल हो जाएगा। नासिकेतोपाख्यान की रचना किसने की थी? नासिकेतोपाख्यान की रचना किसने की? नासिकेतोपाख्यान की रचना करने वाले थे सदल मिश्र। तो सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी। नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ लिखा किसने? सदल मिश्र ने। रानी केतकी की कहानी की रचना किसने की थी? रानी केतकी की कहानी, इंशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना की थी, और इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। और एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि रानी केतकी की कहानी की भाषा कैसी है, तो उसमें उत्तर के रूप में दिया था कि इसकी भाषा शैली चुलबुली है। देखिए, ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया था कि इसकी भाषा शैली है वो क्या है? चुलबुली है। इसका उत्तर यह आया था, रानी केतकी की कहानी की भाषा शैली। चलिए नेक्स्ट, इंदुमती कहानी का प्रकाशन कब हुआ? इंदुमती कहानी, ये बहुत सरल सरल प्रश्न है, लेकिन जब हम परीक्षा में बैठते हैं तब इन्हीं में त्रुटि कराते हैं। इंदुमती कहानी का प्रकाशन सन 1900 में हुआ, और इसका प्रकाशन हुआ था सरस्वती पत्रिका में। उस समय की ये सबसे प्रसिद्ध पत्रिका थी सरस्वती, और उसमें इसका प्रकाशन हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की पहली कहानी किसको माना है? पहली कहानी मानने का जो विचार उनका था वो इंदुमती, इंदुमती को उन्होंने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। किशोरी लाल गोस्वामी की ये कहानी, और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम कहानी माना है। इंदुमती कहानी पर किसका प्रभाव है? यानी इंदुमती कहानी लिखी गई तो उस पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है, किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का प्रभाव इस पर दिखाई पड़ता है। यानी शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट रचना है उसका प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। पाश्चात्य साहित्यकार हैं। दुलाई वाली कहानी कब प्रकाशित हुई? दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और कहानी का नाम था दुलाई वाली। रचनाकार इसकी थी बंग महिला, जिनका मूल नाम था राजेंद्र बाला घोष। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी कब प्रकाशित? ग्राम कहानी, कहानी का नाम है ग्राम। 1911 में इंदु पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी का प्रकाशन हुआ था। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन कहानी कब प्रकाशित हुई? देखिए, रक्षाबंधन नाम का नाटक भी है, आपको मैं बता दूं, और रक्षाबंधन नाम की कहानी भी है। तो ये कहानी है विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की, और इसका प्रकाशन कब हुआ? यानी प्रकाशन कब हुआ?
तो प्रकाशन हुआ था 1913 में। 1913 में इसका प्रकाशन हुआ। और शेष हम आगे पढ़ेंगे, नीचे थोड़े प्रश्न आगे आगे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम और पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।